तो चलिए श्री गणेश किया जाए आपके पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इन चारों स्टेटमेंट के थ्रू आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए इस पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ब्रीदिंग इन डिफरेंट एनिमल्स डिपेंड ऑन दियर हैबिटेट। बिल्कुल सही बात है। जो ब्रीदिंग होती है किसी भी एनिमल की, ये आपकी हैबिटेट और ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उस पर डिपेंड करती है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सिलेंट्रेट्स एक्सचेंज गैसेस बाय देयर एंटायर बॉडी सरफेस। सिलेंट्रेट्स में गैसियस एक्सचेंज जो होता है उनकी बॉडी सरफेस से होता है। एनसीईआरटी का आपका डाटा है सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज को एनसीईआरटी बोलती है। इनकी जो है रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। ये तीनों आप याद रख लीजिए, यही तीनों दिए हुए हैं एग्जाम में, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो है सी, फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू दियर लंग एंड मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग जो अपने लंग से रिस्पिरेशन कर सकते हैं और मॉइस्ट स्किन से। बिल्कुल सही बात है। जो फ्रॉग होता है आपका उसमें लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन होता है और स्किन के थ्रू भी रिस्पिरेशन होता है। देखिए, और जो लार्वा होता है फ्रॉग का, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो फ्रॉग का लार्वा होता है इसमें भी है, उनमें गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन होता है। देखिए, जब लंग से रिस्पिरेशन होता है ना तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। पल्मोनरी रिस्पिरेशन स्किन से होता है तो इसको क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं। क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं। और जब गिल से होता है इसको ब्रैंकियल रिस्पिरेशन बोला जाता है। ब्रैंकियल रिस्पिरेशन बोला जाता है। देखिए, आपकी 3 टर्म भी रिवाइज हो गई। चौथे स्टेटमेंट पर चलिए। चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूजेज गिल्स वेयर एज रेप्टाइल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। तो देख बोल रहा है कि अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स में जैसे कि फिशेस यूज करती हैं गिल्स, वेयर एज रेप्टाइल्स थ्रू लंग्स। ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो फिश होती हैं इनमें गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन होता है। और आपके जो एम्फीबियंस में फ्रॉग का आप पढ़ ही चुके, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और जो मैमल्स होते हैं इनमें लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन होता है। लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन होता है। तो चारों स्टेटमेंट सही थे, तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ये थर्ड वाला, जिसमें चारों स्टेटमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के उस पार्ट से ली गई है जहां आपको रिस्पिरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी हुई है। इनको आपको सीरियल में अरेंज करना है। यही क्वेश्चन पे पूछ रहा है, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है आपको। तो चेक करिए आपका क्या आंसर आ रहा है। आई एक बार आप चेक कर लीजिए। मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला है। नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, आप समझ लीजिए। तो मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, अब यहाँ पर डायग्राम मैंने ले लिया है, तो मैं एक तरफ से सब कुछ आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये आपके सर्कुलेशन में भी मिल जाएगा, ब्रीदिंग में भी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट में भी मिल जाएगा और पार्शियल प्रेशर वाले में भी आपको मिल जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो एटमॉस्फियर होता है उसमें देखिए CO2 और O2 प्रेजेंट होती है। ये CO2 O2 जो है आपका लंग्स में जाती है। इस लंग्स में जाने वाले प्रोसेस को पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। उन ऑप्शन में दिया हुआ है पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसको मैंने ए बोल दिया। उसके बाद इस एल्वुलाई से डिफ्यूज करके ये जो ऑक्सीजन है और ये CO2 जो है एल्वुलाई में इनका डिफ्यूजन होता है और इस वाले स्टेप को डिफ्यूजन बोलते हैं। उसके बाद जब ये ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच गई है इन ब्लड वेसल्स में, तो इनका ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स, हार्ट में, फिर हार्ट से बॉडी पार्ट में, यहाँ पर टिश्यू वगैरह में भेज दिया जाता है ऑक्सीजन। तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तीसरा इस पर स्टेप हो गया ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड वेसल्स। और जब ये वेसल्स से जाते हुए टिश्यू के पास इनका एक्सचेंज किया जाता है, जब डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का, तो इसको डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बोलते हैं। डिफ्यूजन आपका 2 जगह हो गया, एक जगह एल्वुलाई के पास हो गया, एक टिश्यू के पास हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो इस टिश्यू में ऑक्सीजन आपकी चली गई है, इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो अगला स्टेप क्या हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 होता है बाई सेल्स। उसके बाद सेल्स में से आपको पता है सेल्स में कैटाबोलिक रिएक्शन होती है जिसमें से CO2 रिलीज होता है। तो ये CO2 जो है वापस से रिलीज कर दिया जाता है ब्लड वेसल्स में। तो आखिरी स्टेप कौन सा हो गया, रिलीज ऑफ रिजल्टेंट CO2, वो भी ब्लड वेसल्स में। फिर ये CO2 आपके हार्ट में जाता है, फिर हार्ट में प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है जिससे वापस ये एल्वुलाई में चला जाता है और एल्वुलाई से बाहर एटमॉस्फेयर में ले लिया जाता है। तो ये आपके जो है 5-6 स्टेप्स हो गए जो कि एकदम सीक्वेंस में अरेंज है। तो इनको एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दिया गया है मैंने उसी सीक्वेंस से पढ़ाया है और आपको क्वेश्चन में अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। तो मैं वो क्वेश्चन वाले नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एक बार आप मैच कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला था। देखिए, मैंने नंबर इनको असाइन कर दिए। देखिए ABCD ये जो सीक्वेंस में था और क्वेश्चन के बेसिस पर जो नंबर दिया हुआ है मैंने इनको असाइन कर दिए। जब आप इनको मैच करेंगे तो आपका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। हाँ, मानता हूं क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन आपने कितना कुछ सीख लिया। ये एक क्वेश्चन आपको कितना कुछ सिखा के गया, बहुत सारा कुछ आपका रिवाइज हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है इंस्पिरेशन कब होता है। आपको पता है इंस्पिरेशन तब होता है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है ये लो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाला करेक्ट है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है लेस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। प्रेशर और पता है आपको वॉल्यूम जो होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, जो ये प्रेशर होता है ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाता है या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, तब इंस्पिरेशन होता है। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर आपके लंग्स में पहुंच जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होता है और अंदर प्रेशर कम होता है। इस वजह से आपकी एटमॉस्फेरिक एयर जो है लंग्स में पहुंच जाती है और इसी को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोला जाता है। इसी को पल्मोनरी वेंटिलेशन बोला जाता है। एग्जाम में पूछ ले कि पल्मोनरी वेंटिलेशन की डिफिनेशन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आपका ये जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो थोरेसिक चैम्बर होता है, थोरेसिक चैम्बर जो होता है अगर आपको पता है वो किस किस चीजों से मिलकर बना होता है और कहां पर अरेंज होते हैं, तो ये वाला सवाल आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। और ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आपको दिख जाए तो इनसे 4 नंबर कमा के आना है, गंवा के नहीं आना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो ये थोरेसिक चैम्बर होता है ना, ये थोरेसिक चैम्बर आपका 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले आता है आपका स्टर्नम, जो कि आपके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। और आपका उसके बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम, जो कि आपका डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। नीचे की साइड आपका आता है डायाफ्राम, और लेटरल साइड से आपकी रिब्स। ये चारों मिलकर आपके थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसमें देखिए आप जब मिलाएंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली। डॉर्सली किससे बनता है थोरेसिक चैम्बर, तो मैंने बताया वर्टिब्रल कॉलम। तो आपका आंसर नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि जो कार्टिलेज की रिंग होती है वो कहां तक पाई जाती है। तो इसको मैं एक डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा और बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दूंगा। देखिए स्मार्ट तरीके से आप लोग रिवाइज करिए। प्रो लोग कैसे रिवीजन करते हैं आप सीखिए। देखिए जो आपका रिस्पिरेटरी पाथवे है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो ट्रैकिया पे पहुंचता है, फिर ट्रैकिया से जाकर एंड करता है किस पे, एल्वुलाई पे। एल्वुलाई पे खत्म होता है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं बहुत सारी चीजें बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट होती है, ऊपर में ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस आपको दिख रहा है। मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले ट्रैकिया देखिए। ट्रैकिया जो होती है सबसे पहले डिवाइड होती है प्राइमरी लेफ्ट और राइट ब्रोंकी में। उसके बाद ये प्राइमरी ब्रोंकी जो है सेकेंडरी ब्रोंकी में डिवाइड होती है। फिर सेकेंडरी ब्रोंकी जो है आपकी ये टर्सरी ब्रोंकी में डिवाइड होती है। फिर टर्सरी ब्रोंकी आपका इनिशियल ब्रोंकियोल्स में, और फिर इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल आता है। ये देखिए यहाँ पर येलो कलर की कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट है। ये आपका ट्रैकिया से स्टार्ट होके आपके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक पाई जाती है। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पर देखिए यहाँ पर आपकी कार्टिलेज की रिंग नहीं मिलती है। तो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा कि जो कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है वो आपके इनिशियल ब्रोंकियोल तक पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। देखिए लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये आपकी ट्रैकिया जो विंड पाइप होती है उसके ऊपर पाया जाता है। ये देखिए थिन इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसका बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज का। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस, मतलब विंड पाइप में फूड ना आ जाए। जब आपका ये क्वेश्चन रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज वाले टॉपिक से उठाया गया है, मैं इसको मैं एक ग्राफ की हेल्प से एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा और एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा, जिसके बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा कभी। देखिए यहाँ पर ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए अगर आप ये ग्राफ समझ लेंगे तो आपको ये कभी रटना नहीं पड़ेगा। आप बचपन से रटते आए होंगे जब से। आपने यहाँ पर एक ग्राफ लिया हुआ है, ये देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये देखिए जो येलो कलर के ये देखिए लाइंस दिख रहे हैं, ये जो छोटे लाइंस यहाँ पर दिख रही है, जो छोटी लाइंस जो यहाँ तक आ रही हैं, इनको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। यही लाइंस जब टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जाती हैं उसके बाद ये नीचे आती हुई जा रही हैं। इस तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए तो जो ये टाइडल वॉल्यूम के एक्स्ट्रा, हम लोग टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एयर इंस्पायर करते हैं उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और टाइडल वॉल्यूम के बाद हम लोग जो एयर एक्सपायर करते हैं उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद हमारा रिजर्व वॉल्यूम आता है जो कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी एक्सपायर नहीं हो पाता है, लंग्स में रह जाता है। इसको रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो इनकी कुछ बेसिक टर्म्स और समझ लीजिए। जो ये टाइडल वॉल्यूम है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसको जब आप जोड़ते हैं तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपको मिल जाती है। और जब इस टाइडल वॉल्यूम और ईआरबी को जोड़ते हैं तो आपको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मिल जाती है। और आप जब इस ईआरबी और आरबी को जोड़ते हैं तो आपको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मिल जाती है। और आप जब
टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV तीनों को जोड़ते हैं तो आपको वाइटल कैपेसिटी मिल जाती है। और जब आप यहां पर मैं एक लाइन और बना के आपको इसको इंडिकेट कर देता हूं, आप जब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ERV और आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भी काउंट कर लेते हैं तो ये आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाता है। इस ग्राफ से आपने सीखा कि आपको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कैसे निकालनी है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कैसे निकालनी है, FRC कैसे निकालनी है, वाइटल कैपेसिटी कैसे निकालनी है, TLC कैसे निकालनी है, आप ये चीजें सीख चुके हैं। तो जो वैल्यूज आपको याद रखनी है मैं उनको बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहली वैल्यू आपको याद रखनी है टाइडल वॉल्यूम की, जो कि होती है 500 ml। उसके बाद आपको याद रखनी है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होती है 2500 से 3000 ml। उसके बाद आपको याद रखना है ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होती है 1000 से 1100 ml। उसके बाद आपको याद रखनी है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि होती है 1200 ml। इसकी हेल्प से आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, FRC, TLC, VC आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में यही निकालने को आपको दिया गया है। तो चलिए मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अब आपको निकालना है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के लिए आपको पता है टाइडल वॉल्यूम 500 और प्लस आपको IRV की वैल्यू कितनी होती है 2500 से 3000। तो मैं यहाँ पर 3000 वाला ऐड करूंगा और ये आ जाएगा 3500। तो आपका फर्स्ट वाले में, ए वाले में आपका सेकंड आ जाएगा, ए वाले में आपका सेकंड, जो कि तीन ऑप्शन में है। मतलब ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। और अब बी में फर्स्ट और फर्स्ट है तो इसको भी चेक कर लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी अगर आपको निकालना हुआ तो आपको मैंने बताया IRV प्लस TB प्लस ERV आप जब कैलकुलेट करते हैं तो वाइटल कैपेसिटी आ जाती है। तो इसको ऐड करते हैं। IRV की वैल्यू हम 3000 लेंगे, टाइडल वैल्यू 500 लेंगे और ERV जो आप लेंगे वो आप लेंगे 1000 से 1100 ml। तो आप 1100 ml लेंगे। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 4600 बी में, जो कि फोर्थ वाला सही है। तो आपका सेकंड और थर्ड भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें बी में फोर्थ सही है। तो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया। अब आपका काम है, आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, आप टोटल लंग कैपेसिटी और FRC को भी कैलकुलेट करेंगे। आपका अगला यह क्वेश्चन भी NCERT से बनने वाले अच्छे सवालों में से है। इसके चांसेस एग्जाम में आने के बहुत हाई हैं। एक बार आप ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर मैंने लेबलिंग दे रखी है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, मैंने बनाई हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप इससे चीटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बार करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड वाला है और वो किस तरीके से आया मैं उसको बताता हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था ये जो डायग्राम मैंने लिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपके सर्कुलेशन और ब्रीदिंग वाले दोनों चैप्टर में आता है और कई चीजें इससे कनेक्ट होती हैं। तो आप जब इस डायग्राम में देखेंगे तो इसमें CO2 और O2 का जो है ट्रांसपोर्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरीके से एटमॉस्फेयर से टिश्यू तक होता है। तो उनका प्रेशर अलग अलग जगह पर कितना होगा उससे बनने वाले क्वेश्चन है। एक आपकी NCERT में टेबल होती है जिसको आप लोग जिंदगी भर से रटते हुए आ रहे हैं और आज तक याद नहीं हुआ, एग्जाम में आप गलत करके आ जाते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद अब वो आपका गलत नहीं होने वाला है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर देख, तो मैंने ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ है। आपने टिक चेक कर लिया होगा, आपका आंसर थर्ड आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने जैसे कि बताया ये डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग से ही सवाल आ जाते हैं। देखिए अभी हमने सवाल स्टार्ट नहीं किया और आपको यहाँ पर एक और सवाल मिल गया। तो देखिए इसकी लेबलिंग, ये वाला एल्वेओलाई होता है, ये पल्मोनरी वेन्स है, ये सिस्टमिक आर्टरी है, ये आप टिश्यू है आप देख ही रहे हैं, सिस्टमिक वेन है और ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये जो लेबलिंग वाले भी सवाल आपके एग्जाम में देख सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन उड़ा के दिखा दिया। तो टैलेंट देख रहे हो अपने भाई का। चलिए लेकिन अब ये प्रेशर वाली बात इसको हम समझ लेते हैं। तो आपका जो प्रेशर होता है एयर्स का, उसको आपको याद रखना है। तो जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सबसे ऊपर लिख लेता हूं पहले। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर में आपका ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 159 NCERT में बोलती है। आप इसको 160 भी याद कर सकते हैं, याद करने में इजी होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है इसको NCERT बोलती है कि 0.3 mm ऑफ Hg है। ये mmHg में प्रेशर जो है मेजर हो रहा है। एल्वेओलाई में आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 देखेंगे तो 104 mmHg है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आप देखते हैं NCERT में तो इसमें आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg मिल जाएगा। उसके बाद आपकी जो ऑक्सीजन है, देखिए अब यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर और कम नीचे जैसे आप आएंगे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता हुआ दिखेगा। पल्मोनरी वेन में जब आप पहुंचते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर जो है 95 mmHg हो जाता है, 95 mmHg हो जाता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 है
वो 40 mmHg रहता है, 40 mmHg रहता है। उसके बाद जब आप और नीचे आ जाएंगे, टिश्यू के पास पहुंच जाएंगे, तो टिश्यू में आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 देखने को मिल जाएगा, जो कि 95 से कम हो जाएगा। तभी यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ऊपर से नीचे आ पाती है, क्योंकि प्रेशर कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो 40 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 होता है वो 45 mmHg होता है। अब यही वाला सेम प्रेशर आपकी सिस्टमिक बीन्स में होती है, मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होगा आपको देखने को मिलेगा 40 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है आपको वो देखने को मिलेगा 45 mmHg। तो इसी चीज को यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में, एक बार आप मैच कर लीजिए तो आपका एल्वुलाई पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है देखिए 104 mmHg, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आपको पता है इस ब्लड वेसल में बह रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, तो जिसमें CO2 का 45 mmHg हो जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव किया जाए। आपका ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के डायग्राम से बनाया हुआ है, हमें इसकी लेबलिंग करनी है। ऐसे सवाल, लेबलिंग वाले सवाल आपके एनसीईआरटी के सारे ही सवाल आपके ग्रिप में होने चाहिए, जिससे आप एग्जामिनर के हाथ से मुस्कुराते हुए 4 नंबर लूट के ले आओ। अगर आपको ऐसे लेबलिंग वाले सवाल नहीं आएंगे और एग्जाम में आते ही हैं तो आप अपना 4 नंबर का नुकसान कर लोगे। तो बहुत ईजी है, सबको आ भी गया होगा, आपने मैच कर लिया होगा। तो जो ए वाला होता है, देखिए एल्वुलाई की वॉल है, ए में आपको एल्वुलाई की एल्वुलर एपिथेलियम देखने को मिल जाएगा, एल्वुलर एपिथेलियम और एल्वुलर एपिथेलियम। तो आपका थर्ड और फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया। सेकंड और फोर्थ में चेक करते हैं। जो आपका बी वाला ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, तो ये देखिए बेसमेंट सबस्टेंस, और सी जो है आपका कैपिलरी एंडोथेलियम है, देखने को मिल गया। तो आपका करेक्ट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन जो है आपका वो पूछ रहा है कि एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 जो होता है बॉडी सरफेस अकर करता है। बॉडी सरफेस पे अकर करता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपका जो स्पंज होते हैं पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस में बॉडी सरफेस से होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वाला, जो कैपेसिटीज वाला मैंने आपको ग्राफ से समझाया था, एक्सप्लेन किया था प्रॉब्लम, उसी से बना हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आपको सबको पता होगा, मैं चौथे ऑप्शन से शुरू करूंगा ताकि मैं आपको रिवाइज करवा दूं। आपको पता है कि 1000 से 1100 ml किसकी वैल्यू होती है? 1000 से 1100 ml आपकी होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यूम की वैल्यू। 500 ml ये आपकी टाइडल वैल्यूम होती है। 1000 से 1200 ml ये आपकी रेजिडुअल वैल्यूम होती है, और 2500 से 3000 ml जो होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यूम होती है। तो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये उसी ग्राफ से है, देखिए कितना इजीली हो गया। अब आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो आपका, ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड है क्वेश्चन, और ये टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इस पे स्टार मार्क करिए, ये आपका टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो बोल रहा है कि जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ CO2 और O2 होता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट को कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। और जो एल्वुलाई और उनकी डक्ट्स होती है ना, एल्वुलाई एंड डक्ट्स, ये आपका एक्सचेंज जोन होता है। तो O2 और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है, O2 एंड CO2 का जो डिफ्यूजन होता है एटमॉस्फेयर और CO2 का डिफ्यूजन आपका इस एक्सचेंज जोन वाले पे होता है। और ये कंडक्टिंग जोन जो होता है ये आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक पाया जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंडक्टिंग पार्ट जो होता है ये एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ CO2 O2 होता है, जो कि गलत है। एक्चुअल जोन जो होता है ये तो आपका एक्सचेंज जोन होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि रिस्पिरेटरी पैसेज जो होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, इसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है आपका करेक्ट है। तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है आपका। इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। आपका जो अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है कि CO2 और H2O जो होते हैं ये कंबाइन करके फॉर्मेशन करते हैं H2CO3 का, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये वाला काम करते हैं। बिल्कुल सही असर्शन है। CO2 और H2O मिलके आपका H2CO3 का फॉर्मेशन करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में। H2CO3 का फॉर्मेशन करते हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और ये H2CO3 जो है ये आपका ब्रेक कर जाती है HCO3 माइनस में और H प्लस में। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एंजाइम में होता है। दोनों जगह पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये आरबीसी में पाया जाता है, और स्मॉल अमाउंट में ना ये आपका प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट में ये आपके प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। इसका रीजन देख लेते हैं। तो इसका रीजन क्या कह रहा है कि जो H2CO3 है ये डिसोसिएट कर जाता है CO3 में H प्लस में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो बिल्कुल सही, रीजन भी सही है। तो
बिल्कुल रीजन भी आपका करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन का, तो आपका करेक्ट आंसर जो है चला जाएगा इसमें फर्स्ट वाला। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ मूव किया जाए। आपका अगला सवाल सेम वही सवाल है CO2, और देखिए यहाँ पर वाटर मिलके आपका H2CO3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं और SCO3 जो है ये आपका टूट जा रहा है किसमें, D वाले में। D क्या है, H+ है आपका, और यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की जरूरत पड़ रही है और यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की जरूरत पड़ रही है। तो आप इसको मैच कराना है, ABCD बताना है। A में आपका H2O हो जाएगा, A में H2O और A में H2O, तो सेकंड में ही H2O दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड वाला चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी के रिस्पिरेटरी रेगुलेशन वाले टॉपिक से लिया गया है, जिसमें कई चीजें आती हैं जो आपके रिस्पिरेटरी रेगुलेशन में अफेक्ट करती हैं। तो देखिए जो ये केमोसेंसिटिव एरिया होता है, ये पूछ रहा है कि इसको कौन सी चीज ऐसी होती है जो एक्टिवेट कर देती है। तो देखिए मैं इसको तो एक्सप्लेन करूंगा ही, उस रेगुलेशन वाले पार्ट में और भी जो दो चार चीजें आ जा रही हैं मैं उनको भी आपको लगे हाथ एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपका ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन आपकी ग्रिप में आ जाएंगे। तो देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए भी एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर डायग्राम आपको सेव करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बेहतरीन खूबसूरत सा डायग्राम मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो आपका जो रिस्पिरेटरी रेगुलेशन होता है ना, रिस्पिरेटरी आपका जो रेगुलेशन होता है, मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ। जो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन होता है ये दोस्तों हाइंड ब्रेन का फंक्शन होता है। ये हाइंड ब्रेन का मेनली फंक्शन होता है, हाइंड ब्रेन का कंट्रोल होता है आपके रिस्पिरेटरी रेगुलेशन पे। और हाइंड ब्रेन में भी आपको पता है बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो जो आपका यहाँ पर देखिए कैनाल जैसा स्ट्रक्चर, ये ब्लू कलर वाला और ये कैनाल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हाइंड ब्रेन होता है। इसमें भी कई पार्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये वाला पोर्शन है, ये फूला हुआ जो आपका दिख रहा है, इसको पोन्स बोलते हैं, पोन्स बोलते हैं। और ये आपका मेडुला है, ये आपका मेडुला है। और इस मेडुला वाले रीजन के आसपास में जो जगह होती है, यहाँ पर केमोसेंसिटिव एरिया होती है, केमोसेंसिटिव एरिया होती है। ठीक, यहाँ पर जो ये फूला हुआ पार्ट है मैंने आपको बता दिया पोन्स होता है, और इसके पास जो इसके रीजन में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। आपका जो मेडुला होता है यही मेनली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है, मेडुला प्राइमरी मेडुला रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या होता है, ये जो आपके बॉडी में जब CO2 और ये जो H+ का कंसंट्रेशन है इनमें इंक्रीमेंट हो जाए, जब ये हाई हो जाते हैं तो ये क्या होता है, ये जो केमोसेंसिटिव एरिया होती है ना, ये एक्टिवेट हो जाती है। और ये क्या काम करती है, इस मेडुला को ये मैसेज भेजती है कि मालिक कुछ कीजिए, आप ही है जो हम लोग के सहारा हैं, तो कुछ कीजिए, इसको ठीक करिए। तो मेडुला जो है नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है और CO2 और H+ का जो कंसंट्रेशन होता है उसको नॉर्मल स्टेट पे ले आता है। और केवल यही केमोसेंसिटिव एरिया ही नहीं CO2 और H+ के लिए रिएक्टिव है। आपको आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी आपको पता है ये हार्ट में ब्लड सप्लाई करती है। कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क ये भी आपका CO2 और H+ के लिए जो होता है हाईली रिएक्टिव है। तो ये भी जब इसमें कोई चेंज होता है तो ये मैसेज सेंड करती है किसको, मेडुला को, और फिर मेडुला नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि जो कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क होते हैं, जब CO2 और H+ कंसंट्रेशन में कोई चेंज आती है तो ये ट्रिगर हो जाते हैं और रिमीडियल एक्शन के लिए मेडुला ऑब्लेंगेटा को बोलते हैं कि मालिक साहब कुछ कीजिए। तो मेडुला अपना जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है, वो नेसेसरी एडजस्टमेंट कर देता है। और ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, इससे भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन जो है उसको रिड्यूस कर देता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन रिड्यूस कर देता है। तो ये 3-4 चीजें हो गई रिस्पिरेटरी रेगुलेशन से जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तो एक बार आप आंसर चेक करिए। तो आपको पता है केमोसेंसिटिव एरिया हाईली रिएक्टिव होती है किसके लिए, CO2 के लिए, और हाई H+ कंसंट्रेशन के लिए रिएक्टिव होती है। तो आपका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर चला जाएगा। मैंने आपको जो अब ये जो आपका अगला सवाल है इसको पढ़िए। ये कह रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग किसमें होती है, तो आपको पता है कि ट्रैकिया में तो कार्टिलेज की रिंग होती है, प्रेजेंट होती है, बिल्कुल ब्रोंकी में भी प्रेजेंट होती है, इनिशियल ब्रोंकियोल में भी प्रेजेंट होती है। जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होता है उसमें कार्टिलेज की रिंग नहीं होती है। तो क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि किसके पास कार्टिलेज की रिंग नहीं होती है, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल के पास आपके कार्टिलेज की रिंग नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड वाला चला जाएगा। अब आपका ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बोलिए तो मैं इसको लिख के दे सकता हूं, अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो बोलिए मैं विद्या मां की कसम खा लूं भाई और क्या करूं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले पार्ट से ये क्वेश्चन आता ही आता है। और आपको पता है जो इम्फाइसेमा होता है आपका, ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, बिल्कुल सही बात है, असर्शन आपका सही है, एल्वुलाई का डिजीज है और ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब जो बहुत लंबे समय तक रहे या बहुत टाइम से बीमारी हुई हो उसको क्रोनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसका रीजन क्या होता है, इम्फाइसेमा। इसका जो रीजन होता है
एम्फाइसीमा किस कारण होता है, जो आपकी एल्वेलाई की वॉल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और सरफेस एरिया होती है वो डिक्रीज कर जाती है। इसका मेजर कॉज क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाती है, और इसका मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग होता है। रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को एकदम सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला चला जाएगा। अब देखिए मैं और भी डिजीजेज जो है रिस्पिरेटरी डिजीजेज में उनको बता देता हूँ, उन पे भी क्वेश्चन आगे मैंने लिए हुए हैं। तो एम्फाइसीमा तो आपका हो गया। अस्थमा भी देख लीजिए, अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, सांस लेने में आपको तकलीफ आती है। और जिस भी बंदे को ये वाली डिजीज हुई होगी तो अगर आप उसके पास बैठेंगे आपको व्हीजिंग साउंड सुनाई पड़ेगा। जब आप सांस लेता होगा तो सीटी जैसी आवाज आती होगी, सीटी बजती है। तो ये परमानेंट पीटी टीचर होता है वो अस्थमा वाला मरीज। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को भी ना हो, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखें। अगर आपको नहीं भी हो रहा है, एग्जाम में आ गया तो क्या ही फायदा, आपका नुकसान हो जाएगा ना। अस्थमा आप इसको ध्यान रखिए। उसके बाद जो आपका अगला डिजीज आता है वो बोलता है ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जो लेबर्स होते हैं, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो लेबर्स होते हैं ना, ये जो ग्राइंडिंग में आपके ग्राइंडिंग जैसी कंपनी स्टोन ब्रेकिंग वाली जो चीजें होती हैं इनमें काम करते हैं, तो जो ये स्टोन के पार्टिकल्स होते हैं ना उसके लंग्स में चले जाते हैं। लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, डैमेज हो जाता है। और उन डैमेज को ठीक करने के लिए जो लंग्स में फाइबर्स होते हैं ना, जो फाइबर्स होते हैं ये वहां पर सिक्रेट होने लगते हैं और एक नेटवर्क बना लेते हैं, नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको सारे ही रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक्सप्लेन कर दिए और बहुत ही कम टाइम में आपका रिवाइज हो गया। तो कुछ ऐसे रिवीजन करते हैं, ये नहीं कि लगे पड़े एनसीईआरटी रट रहे हैं, नोट्स पलट के रट रहे हैं, प्रैक्टिस से आप सीखेंगे। आपका ये सवाल भी 5 स्टार डिजर्व करता है। आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वाला ग्राफ देखा होगा एनसीईआरटी में, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। देखिए मैं ग्राफ आपको बना देता हूं। एक तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है और एक तरफ होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ होमोग्लोबिन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ होमोग्लोबिन होता है। और ये कर्व जो होती है वो सिग्मोइड कर्व होती है, कुछ इस तरीके से सिग्मोइड कर्व होती है, सिग्मोइड कर्व होती है। और देखिए अभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि इसकी शिफ्टिंग हो गई, इस कर्व की जो है शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग कैसे होती है, देखिए अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, मतलब कि लेफ्ट में एक ही साइड मूव कर गया, इसको लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट में मूव कर गया। और क्या होता है, ये नीचे की साइड भी मूव कर सकता है, इसको बी बोलते हैं, ये राइट साइड बोलते हैं। इस तरह मूव कर गया और मूव करने के बाद आपको मैं कुछ इस तरीके से बना के ग्राफ दिखा देता हूँ। ये ग्राफ है, देखिए इधर मूव कर गया और ऊपर वाले में भी कुछ ऐसे मूव कर जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर याद क्या करना है, जब लेफ्ट मूव करता है ये परसेंटेज सैचुरेशन वाला ग्राफ लेफ्ट मूव करता है तब क्या होती है, एसोसिएशन होती है ऑक्सीजन की, किसकी, हीमोग्लोबिन के साथ। और जब ये राइट साइड मूव करता है तो क्या होती है, डिसोसिएशन होती है ऑक्सीजन की होमोग्लोबिन से। ये एसोसिएशन कहाँ होती है, लोकेशन भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये एसोसिएशन होती है आपकी एल्वुलाई में। और ये जो डिसोसिएशन होती है कहाँ होती है, ये होती है टिश्यू में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए ये होता कब, एसोसिएशन कब होता है, जब पार्शियल प्रेशर आप याद रख लीजिए O2 ज्यादा हो और बाकी सब चीजें कम हो। बाकी सब चीजों में पार्शियल प्रेशर आप CO2 कम हो, आपकी टेम्परेचर आपका कम हो, आपका H+ कम हो। और आपको पता है H+ कम है तो मतलब pH हाई हो, यही होगा ना। और डिसोसिएशन क्या होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आपका कम हो और बाकी चीजें हाई हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई हो, H+ हाई हो, टेम्परेचर हाई हो, आपका pH जो है वो कम हो, तो आपका डिसोसिएशन होता है। तो इसमें ऑप्शन पढ़िए आप क्या कह रहा है कि राइट वर्ड कब शिफ्ट होगा, राइट कब शिफ्ट होगा, मतलब कि नीचे की साइड कब होगा, जब डिसोसिएशन होता है। राइट वर्ड शिफ्ट मतलब कि किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि आपका डिसोसिएशन हो रहा होगा। के लिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए डिक्रीज ऑक्सीजन अनलोडिंग टू टिश्यू, मतलब ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है कम हो गई है और ये अनलोड हो रहा है कहां पर, टिश्यू को सप्लाई कर दिया जा रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए होंगे तो आपको हर टेस्ट में ऐसे सवाल जरूर देखने को मिलते होंगे, फुल सिलेबस वाले टेस्ट में तो जरूर देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ पर आपका सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए और बहुत कम ही टाइम में आपने रिवाइज कर लिया चीजों को। तो आप अच्छे से इनको एक बार रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी के रीडिंग मार लीजिएगा तो आपको सब कुछ ही फटाफट रिवाइज हो जाएगा। अगर कुछ छूटा भी है तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रिवाइज करते हैं कम टाइम में।